नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक व्यतिकरण का ही एक्सपेरिमेंटल वर्जन है जो यंग के द्वारा दिया गया था। ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हमें व्यतिकरण समझ में आना चाहिए कि व्यतिकरण क्या होता है। आई होप आप लोगों को पता हो कि व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण में जनरली क्या होता है, अध्यारोपण होता है दो तरंगों का। दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है और अध्यारोपण में होने के बाद अध्यारोपण में तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, स्रोत क्या हो, कला संबद्ध हो। जिन स्रोतों से आपकी तरंगे निकल के आ रही है वो क्या हो, कला संबद्ध हो। दूसरा, आपका कलांतर, इन तरंगों का कलांतर नियत रहे समय के साथ। और तीसरी कंडीशन है कि आपके जो आयाम है या तो लगभग बराबर हो या फिर बराबर हो। जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है अध्यारोपण में, तो वहां पर व्यतिकरण निकल के आता है। क्या निकल के आता है? व्यतिकरण निकल के आता है। अब फिर एज अ रिजल्ट व्यतिकरण में अपने पास दो कंडीशन और निकल के आती है। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या प्राप्त होता है हमें एज अ रिजल्ट? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में भाई साहब आपको प्राप्त होता है क्या? उजाला, तीन बूंदों वाला, सॉरी मजाक कर रहा हूं। आपको दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती है। दीप्त पट्टिकाएं प्राप्त होती है। फ्रिंजे मतलब पट्टिकाएं प्राप्त होती है। और अगला होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में आपको प्राप्त होता है किल्विश, बोले तो अंधेरा कायम रहे। अंधेरा प्राप्त होता है, बोले तो अदीप्त पट्टिकाएं। ठीक है। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, यही हमें यंग स्लिट के एक्सपेरिमेंट द्वारा चेक करना है कि हमें संपोषी व्यतिकरण कहां पे प्राप्त होता है और विनाशी व्यतिकरण हमें कहां प्राप्त होता है, क्या क्या कंडीशन रहती है। वही एक्स यहाँ पे एक्स का मान कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना, इसी चीज पे चलेंगे। और ये चीज हमें प्राप्त होगी पतांतर के द्वारा। पतांतर क्या होता है? किसी सोर्स से आपकी जो दो तरंगे आती है उनके पथ का जो अंतर होता है, जैसे मतलब S1P और S2P को जब आप माइनस करोगे, इन दोनों की जो लेंथ है, वेवलेंथ है, इन दोनों में जो अंतर होगा वो अपना पथांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पथांतर कहलाएगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा इश्यू आ रहा था कि आप व्यतिकरण तो करवाना चाहते हो, अध्यारोपण तो करवा दोगे, लेकिन अध्यारोपण में अगर आपको व्यतिकरण कराना है तो व्यतिकरण के लिए कंडीशंस, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आयाम मानता हूं आप बराबर कर दोगे, लेकिन दो कंडीशंस होती है कि कला संबंधी स्रोत होने चाहिए और आपका कलांतर समय के साथ नियत होना चाहिए, परिवर्तन नियत होना चाहिए, मतलब परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा इश्यू था कि आपके स्रोत को कला संबद्ध कैसे किया जाए। तो यंग्स भाई साहब ने दिमाग लगाया कि भाई साहब अगर आपको कला संबद्ध करना है, और कला संबद्ध करने की जरूरत क्या होगी वो बताता हूं। सबसे पहले, अगर आप दो स्रोत इस्तेमाल करते हो S1 और S2 इंडिपेंडेंट, अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो जरूरी नहीं वही परिवर्तन सेम टू सेम इसमें आ जाए। अगर इसका परिवर्तन अलग है और इसका परिवर्तन अलग है तो ये कला असंबद्ध हो गए। इनका कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहेगा, कला असंबद्ध हो गई। कंडीशन बिगड़ गई, व्यतिकरण नहीं होगा। अब व्यतिकरण नहीं होगा और व्यतिकरण में स्पष्ट मतलब आपकी जो फ्रिंजें बनती है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बनती है, धुंधली धुंधली फ्रिंजें नहीं बनती है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, इनका कला संबद्ध होना बहुत जरूरी होता है स्पष्ट पट्टिकाओं के लिए। अब क्या करें भाई साहब, जो परिवर्तन इसमें आना चाहिए वही परिवर्तन इसमें होना चाहिए, मतलब जो परिवर्तन इसमें हो रहा वही परिवर्तन इसमें होना चाहिए। अब क्या करें, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो यंग ने दिमाग लगाया भाई साहब कि आप स्रोत को तो रखो, एक स्रोत आना चाहिए आपका, एक जुगाड़ लो, कोई प्लेट लो, प्लेट में करो दो छेद, ऐसी प्लेट होनी चाहिए अपारदर्शी, प्लेट में करो दो छेद S1 और S2 पे, ठीक है ना, समान दूरी पे हुई। इनकी दोनों की दूरी हो जाएगी D, जो ऊपर बताएंगे अभी। अब आपका जो इस वाले पे मेन जो पेरेंट वाला सोर्स है, पेरेंट सोर्स है, उसमें जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन इन दोनों में समान रूप से वितरित हो जाएगा।
तो ये दोनों हो गए अब क्या, कला संबद्ध। क्या हो गए, कला संबद्ध स्रोत। अब आपकी जो व्यतिकरण की शर्त थी वो फुलफिल हो गई। इसमें जो परिवर्तन आएगा वो सेम टू सेम उस समय में इसमें भी वही परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। अब होगा आपका व्यतिकरण, अब होगा दुम दड़ाका। करते हैं आगे। अब एक्सपेरिमेंट करो भाई। एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, अभी बता ही दिया था, कला संबद्ध स्रोत बनाने। तो पेरेंट सोर्स यहाँ पे रख दिया, एक प्लेट ली अपारदर्शी, उनमें दो सूची चित्र कर दिए S1 और S2 स्मॉल d दूरी पर। ठीक है। और इससे इस प्लेट से अपन ने कुछ कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा दिया। अब इस पर्दे पे होगा क्या, व्यतिकरण। अब व्यतिकरण कराएंगे, दिमाग में डायलॉग चल रहा था, अब आएगा ना बजा बीड़ू। ठीक है, कोई ना। D दूरी पर अपन व्यतिकरण कराएंगे। ठीक है। अब जैसे यहां से आपकी तरंग निकलेगी, निकल रही है, प्रकाश तरंगाग्र निकलती है, फिर द्वितीयक तरंगिकाएं बनती है। जब वो निकलेगी इस छिद्र से बाहर निकलेगी और इसमें इस छिद्र से बाहर निकलेगी। इसमें तरंग 1 होगी, इसमें तरंग नंबर 2 होगी। अब ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, अध्यारोपित होती है। यदि अध्यारोपित होती है तो ये S1P, ये S2P, कंडीशन अपनी तीनों फुलफिल हो गई है व्यतिकरण की, तो होगा व्यतिकरण। अब व्यतिकरण में भी दो व्यतिकरण हो सकते हैं, संपोषी या विनाशी व्यतिकरण। तो अपन को यहां पर लेना है पथांतर। क्या कैलकुलेट करना है, पथांतर। पथांतर क्या है, पथांतर है आपका इसकी और इसकी दोनों तरंगों की लंबाई का डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P आपके पास पथांतर निकल के आएगा। एक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये दूरी कैलकुलेट करने के लिए, सेंटर से कितनी दूरी पर है। ये जो भी विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, वो इस ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर हो रहा है, वो कैलकुलेट करने के लिए पथांतर का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो पथांतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ का अंतर। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट से यहां पर लंब खींच देता हूं। इस लंब खींचने से क्या होगा, मैं मानता हूं ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं S1P बराबर, इसको अपन नाम देते A। ठीक है, S1P बराबर हो जाएगा AP। ठीक है। तो और मैं S2P को पूरा पूरा लिख सकता हूं S2A प्लस AP, और S2A प्लस AP क्या लिखा, S1P। तो S1P की जगह सॉरी S2P की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस वाले समीकरण में लिख सकते हैं आप S2A प्लस S1P माइनस S1P। तो S1P कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचता है, S2A। अब भाई साहब S2A आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सिंपल करो ना इसे। तो सिंपल करते तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे इसके साथ क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई साहब, P बाई H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, या फिर बोले तो लंब बटा कर्ण। आपका लंब कितना भाई साहब, लंब है इसका ये यहां पर S2 है, और कर्ण कितना भाई साहब इसका D, जो कि S1 S2 है, S1 S2 यही है ना कर्ण। ठीक है ना, जो सबसे लंबी दूरी होती है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं S2A बराबर यहां से S1 S2 इंटू साइन थीटा। तो मेरा S2A बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन। तो मेरा पथांतर कितना आ रहा है भाई साहब, S1 S2 साइन थीटा। सर ये भी थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने छोटे एंगल कहां पे मेजर करने लग जाऊंगा। थोड़ा और सिंपल कर सको तो कर दो इसको, और ज्यादा आप लिख सकते हो D साइन थीटा, लिख सकते हो ना D साइन थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो ना, इस साइन थीटा को हटाई दो ना, मैं टेंशन खत्म हो जाएगी। साइन थीटा को हटाते हैं, क्योंकि एंगल बार बार कहां मेजर करने बैठेंगे। ठीक है भैया, हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल, और अपने ये जो ट्रायंगल चल रहा था किसमें चल रहा था, S1 S2 A में। अब अपन को लेना है ट्रायंगल
कौन सा? बीपीओ, ट्रायंगल बीपीओ। अब बीपीओ में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल थीटा है, मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। सर ये कैसे हुआ? मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी बता देता हूं। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, इसमें भी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर हो गए। अब तीसरा एंगल है, तीसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। बोले तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल S1 S2 P बराबर हो जाएगा एंगल S1 सॉरी S2 S1 A, S2 S1 A। सही लिखा मैंने? S1 S2 P किसके बराबर है? सॉरी ये गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ गलत लिख दिया वैसे, सॉरी। S1 S2 P किसके बराबर है? S2 P O के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? S1 S2 P तो हो ही गया, ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाले एंगल का मान लिखना है, तो यहां पे लिख सकता हूं एंगल BPO, हाँ BPO लगभग लगभग बराबर एंगल किसके? सॉरी हाँ ये होगा लगभग लगभग बराबर एक दूसरे के, ठीक है ना। लगभग लगभग बराबर क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है दोस्तों, D का मान D से, इस स्मॉल d से सूची छिद्रों के बीच की दूरी से बहुत बड़ा है। कैपिटल डी का पर्दे की दूरियां, जो पर्दे की दूरी है ना, इससे बहुत बड़ी है। इस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के लगभग लगभग बराबर निकल के आएगा। कायदे से तो क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल सिर्फ इसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि इसका मान है बहुत छोटा, तो ये वाला एंगल लगभग इसके बराबर हो जाएगा पूरा। मैं पूरा यहां तक ले रहा हूं, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेशन इसमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब दो एंगल बराबर हो चुके हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला 90 डिग्री निकल के आ गया, बचा हुआ एंगल क्या होगा? तीसरा ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली क्या निकल के आएगा? बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं उसमें कि आपका जो S2 एंगल S2 S1 A है वो किसके बराबर होगा? एंगल PBO के बराबर, ठीक है ना, जो कि हम क्या ले रहे हैं? थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों एंगल हो गए बराबर, तो और ये छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है, क्या है? बहुत छोटे कोण। बहुत छोटे कोणों की कंडीशन क्या होती है कि जो थीटा का रेडियन में मान होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है और वही टेन थीटा के बराबर होता है बहुत छोटे कोणों के लिए। तो यहां पर हमने डी साइन थीटा का इस्तेमाल किया है, तो साइन थीटा को टेन थीटा के मदद से चेंज करेंगे। तो टेन थीटा का यूज किस में करेंगे? कौन से वाले ट्राइंगल में करेंगे? ट्राइंगल बीपीओ में, ठीक है ना। तो आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी, लंब बटा आधार, क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब बटे आधार और लंब इसके लिए, इस वाले बीपीओ वाले ट्राइंगल के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे ये है, तो लंब कितना हो जाएगा? x जो कि है पीओ, और यहां पर आधार कितना हो जाएगा? बीओ। तो मैं लिख सकता हूं पीओ का मान है x, ठीक है ना, और बीओ का मान है कैपिटल डी, ठीक है। और इस वाले तरकीब से जब थीटा का मान बहुत छोटा होता है, थीटा के बहुत छोटे मान के लिए, बहुत मान के लिए, दोस्तों मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना, नोबेल मिलेगा मुझे राइटिंग के लिए, मिलता नहीं है वो, मिलेगा लेकिन मेरे को राइटिंग के लिए, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बाई डी बराबर साइन थीटा, इसी वाली से तरकीब से, ठीक है ना। तो अपने पास ये आया था पथांतर, बराबर कितना है? पथांतर कितना आया था? डी साइन थीटा,
साइन थीटा था यहाँ पे, साइन थीटा की जगह लिखूंगा x बाई डी। तो अपने पास पतांतर कितना आएगा, x d बाई डी। तो आपके पास यहाँ पे पतांतर निकल के आ चुका है। और दोस्तों अब अपन को चाहिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो आपका तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होती है, संपोषी व्यतिकरण के लिए लिख रहा हूं मैं, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो n की पूर्ण गुणज होती है, सॉरी हाँ, ठीक है, मतलब जो लेमड़ा होगा आपका n का मल्टीपल होगा, सीधी सीधी बात बोलूं तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पतांतर होता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पतांतर होता है वो लेमड़ा का पूर्ण गुणज होता है, मतलब n लेमड़ा होता है, ठीक है ना। तो संपोषी व्यतिकरण कराना है तो पतांतर मेरे पास ये है, तो ये पतांतर किसके बराबर होना चाहिए, संपोषी व्यतिकरण वाले पतांतर के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं दोनों की इक्वेशन से d बाई डी एक्स डी बाई डी बराबर n लेमड़ा। जब ये कंडीशन होगी तब मेरे पास क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। तो मेरा x का मान निकालता हूं, तो x बराबर हो जाएगा n लेमड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो आप यहां से x निकाल सकते हो। n यहाँ पर 0 1 2 3 प्लस माइनस में कुछ भी ले सकते हो, 0 लोगे तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और इस सेंटर के हिसाब से आपकी उस पर्टिकुलर, जैसे मैं n बराबर 1 लेता हूं तो पहली फ्रिंज की दूरी कितनी आएगी वो मुझे यहां पर पता चल जाएगी। n बराबर 2 लेता हूं तो दूसरी फ्रिंज की दूरी कितनी होगी सेंटर पॉइंट से, वो यहां पर निकल के आ जाएगी। x बराबर 3 लेता हूं, तीसरी वाली दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, यहां से निकल के आ जाएगी। कैपिटल D क्या है, पर्दों के बीच की दूरी, ठीक है। स्मॉल d क्या है, सूची चित्रों के बीच की दूरी। लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्घ्य, जो आप तरंग इस्तेमाल करें उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है। और n आप नंबर लेते हो, ठीक है। अब मैंने संपोषी व्यतिकरण बता दिया, अब बताते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन होती है, पतांतर होता है, कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, मतलब लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणज होता है, ठीक है ना। जब पतांतर इसके बराबर होगा तब क्या होगा, अपना विनाशी व्यतिकरण होगा, मतलब आपका पतांतर x स्मॉल d बाई कैपिटल D ये होना चाहिए। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी आपका विनाशी व्यतिकरण निकलेगा, मतलब जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगी वहां पर आपको अंधेरा प्राप्त होगा, अंधेरी पट्टिका प्राप्त होगी। तो मैं लिख सकता हूं x अगर मुझे निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, d ऊपर भेजूंगा और स्मॉल d नीचे आ जाएगा। तो मेरा ये x दूरी निकल के आ जाएगी, ऊपर नीचे से चलेगा, जब माइनस में लूंगा तो नीचे हो जाएगा n का मान, जब माइनस में लूंगा तो नीचे वाले पट्टिकाएं निकल के आएगी, जब पॉजिटिव लूंगा तो ऊपर वाली पट्टिकाएं निकल के आएगी। सेम केस उसके लिए भी वैलिड होगा संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण की अगर आपको पहली पट्टिका निकालनी है तो n बराबर यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो पहली पट्टिका की दूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी O पॉइंट से, ठीक है। और n बराबर 2 रखोगे तो दूसरी अंधेरी मतलब बिना उजाले वाली अदीप्त पट्टिका की दूरी निकल के आ जाएगी। तो ये था अपना यंग स्लिट का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमें पर्दे पर प्राप्त जो फ्रिंजे हैं, पट्टिकाएं हैं, उनकी दूरियां प्राप्त हो जाएगी और एक तरीके से चौड़ाई भी हमें प्राप्त हो जाएगी इसी मान से, ठीक है। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।